शहर के पीएमश्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के समीप शुक्रवार को अवसर सोशल फाउंडेशन द्वारा अपने द्वितीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम न केवल संस्था की 2 वर्षों की सामाजिक यात्रा का उत्सव था, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बना। कार्यक्रम की शुरुआत सभी आगंतुक अतिथियों के आत्मीय स्वागत के साथ हुई, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह जी, वाटर स्पोर्ट्स संरक्षक राधे गोपाल यादव जी, समाज सेवी जयदीप सिंह उर्फ फौजी सरकार, श्री पवन जी जैन तूफान, श्री शिव प्रताप सिंह जी भदौरिया, MP जन अभियान के जिला संयोजक, अवसर सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवम सिंह राजावत, उपाध्यक्ष दीपक सोनी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके पश्चात फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवम सिंह राजावत द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवसर सोशल फाउंडेशन की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी यात्रा, संस्था का उद्देश्य, जरूरतमंद बच्चों के लिए किए जा रहे शैक्षणिक प्रयास तथा बीते 2 वर्षों में किए गए कार्यों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कामना सिंह जी ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया, उनसे प्रश्न पूछकर उनकी समझ और आत्मविश्वास को परखा तथा शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भविष्य में अवसर सोशल फाउंडेशन के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उल्लेखनीय है कि अवसर सोशल फाउंडेशन पिछले 2 वर्षों से 30 जोड़ सक्रिय सदस्यों के सहयोग से जरूरतमंद एवं वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये कार्यक्रम संस्था के लिए न केवल उपलब्धियों को साझा करने का अवसर बना, बल्कि भविष्य के लिए नई ऊर्जा, विश्वास और संकल्प लेकर आया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, सहयोगकर्ताओं एवं बच्चों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अवसर सोशल फाउंडेशन का निरंतर प्रयास है कि समाज के हर जरूरतमंद बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे और कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे। हर लोग देखते हैं कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है, सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पर इन बच्चों को देखना और इनके जीवन को संवारने के कार्य करना, ये ललक, ये मतलब एक जज्बा, जुनून है जो शिवम सर ने शहरों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में रखते हैं। वो दिखाता है कि आपके शहर की एक छवि कैसी है, एक व्यक्तित्व कैसा है, वहाँ पे कैसा चाल चलन है। अगर ऐसे बच्चे जो मार्गदर्शित नहीं है, शिक्षित नहीं है और ये कहीं किसी और शहर में जाते हैं और किसी आपराधिक गतिविधियों में या किसी गलत तरीके से व्यवहार में लिप्त रहते हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे शहर की छवि खराब होती है, हमारे राज्य की छवि खराब होती है, हमारे देश की छवि खराब होती है। उसके बाद अगर आप भी कभी जाएंगे तो शायद आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी काबिल हो, लेकिन आपको उसी एक टाइप से जाना जाएगा कि आपके चंबल में आज भी हथियारों का चलन है। इस चीज से मैं पर्सनली बड़ा परेशान रहा हूँ, मैं बाहर रहा, मैं चाहे कितना भी पढ़ा हूँ, मैंने चाहे खुद को कितना ही काबिल बनाया हो, लेकिन ये एक चंबल का टैग, एक नेगेटिव टैग को कभी हमारे नाम से नहीं है। हमें सारों लोग जाते थे अपनी छवि को बनाने में, तो सिर्फ एक एक्टिविटी जो कोई नेशनल न्यूज तक पहुँच गई, उसने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, क्योंकि लॉर्ड के हम नहीं करा रहे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चों एक सेकंड है ना, सामने देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ये भी हम बच्चों की तरह वो सारे मौके चाहते हैं, ये भी दुनिया देखना चाहते हैं, ये भी देश के विकास में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें एक मौका चाहिए। और जिस गरीबी के चक्कर में इनका परिवार फंसा हुआ है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। अगर आज कोई युवा गरीब है, जो इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने स्किल में लगा पाए, तो वो एक लो वेज वर्कर बनता है। वो लो वेज वर्कर कम पैसे कमा पाता है, जिसका मतलब होता है कि वो अपने परिवार पर कम खर्च कर पाएगा, अपने बच्चों पर कम खर्च कर पाएगा, और जिसके नतीजे पर उसके बच्चे भी एक लो वेज वर्कर बनेंगे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, और ये चक्कर चलता रहेगा। इससे निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहरी इंटरवेंशन की जाए या एक छोटा सा प्रयास हमारे समाज के द्वारा किया जाए, तो हो सकता है कि ये परिवार बाहर निकल सके। और उसके लिए उन्हें चाहिए एक अवसर।
और यहाँ शायद ही थोड़ा विजिबल है मैडम, आप सभी को विजिबल। अब हम पहले बात करते हैं उस जगह के बारे में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये वो घर है जहाँ पे इनके परिवार रहते हैं, जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं। ये इनके घरों की कंडीशन है जहाँ पे पत्थर वगैरह काम करते हैं। और इन घरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोहार परिवार है, जहाँ लड़के काम करते हैं, वो यहाँ करते हैं। ये इनका डेली रेट इनकम है, ऐसे ही कमाते हैं, हाईवे पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल लोग अच्छा है, लोग आते जाते रहते हैं। 100 लोग निकलते हैं, 2 लोग उठते हैं, खरीदते हैं और उससे उनका गुजारा चलता है। ये इनके रहने का तरीका है। तो शुरुआत के दिनों में हमने कोशिश की कि पहले देखा जाए कि आखिर जरूरत क्या है, दिक्कतें क्या है, कमियां क्या है। जब शुरू के दिनों में हम इनके पास गए तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। देखा जाए कि आखिर परेशानियां क्या हैं और इनसे बात की जाए तो रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। हमारे पूर्व में जो हमारी जैसे मैडम ने बताया कि 1 महीने पहले वो आई, हमारे सर आए, तो हमने ये चीज़ उनको भी बताई कि शुरुआत में जब हमने चाहा कि बच्चों को पढ़ाएं तो हमें रिस्पॉन्स मिला कि ये बच्चे किसी मिट्टी में पैदा हुए, किसी में मर जाएंगे, लेकिन इन्हें किसी की पढ़ाई की जरूरत नहीं। ये मुझे उस वक्त कहा गया जब मैं अपनी इच्छा से ये चीज़ करना चाहता था, मैं चाहता था कि मौका मिले, लेकिन अगर हम उस जगह पे हार जाते तो शायद अवसर आज यहाँ पे नहीं होता। हम लगे रहे, हमने कोशिश की कि देखते हैं कब तक आखिर ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है अगर मैं कुछ इन्हें प्रोवाइड करता हूँ तो। बाद में समझ में आया कि पास्ट में भी कई सारे लोगों ने ऐसे प्रोमिस करे कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं हुआ। लोगों ने अपने मतलब साधे और कुछ दिनों में वो वहाँ से चले गए, जिस कारण उनमें जो अविश्वास पैदा हुआ वो आगे आने वाले अन्य लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा करता है। ये समस्याएं थी। उसके बाद आप इस गैलरी को देख सकते हैं, हमारे एमजीएस कॉलेज के स्टेडियम की गैलरी है। हमने आज का दिन जो है ये संस्था को शुरू करने का, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आज का दिन क्यों शुरू किया। आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन पे नाम का एक तोहफा खुद को दिया था, इस सोच के साथ कि शायद हम कुछ अच्छा कर पाएं, आगे भी इन चीज़ों को जारी रख पाएं। तो इस गैलरी के साथ हमने शुरुआत की, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, कुछ बोर्ड कुछ बैनर्स लगा के हमने वहाँ बच्चों को बुलाना शुरू किया। इस तरीके से हमारा जो ग्राउंड का स्टेडियम है वहाँ पे शुरुआती क्लास लगा करती थी, कम बच्चे आते थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि बच्चों को अपने पास तक लाना, कि वो कैसे लाएं, कैसे बैठाएं। शुरुआत के दिनों में कुछ इस तरीके से हमने कई सारे सामान का वितरण भी किया, जिससे कि बच्चों की सुविधाओं को देखा जा सके, पढ़ाई के थोड़ा लक्ष्य में दी जा सके। कुछ इस कंडीशन में भी हम कोशिश किया करते थे कि टेक्नोलॉजी के लिए उनको थोड़ा दुनिया दिखाई जाए, क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी थी उस वक्त, अपने आसपास के घरों से ज़्यादा वो नहीं सोच पा रहे। अगर उस वक्त उन बच्चों से पूछा जाता कि आप पढ़ोगे क्या बनोगे, तो उनके फ्यूचर जो एस्पिरेशंस हैं वो भी दुकानों तक सीमित है। किसी का कहना था कि पत्थर की दुकान लगाएंगे, किसी का कहना था लोहे की दुकान लगाएंगे, जबकि ऐसे कई सारे मैं कह रहा हूँ कि तरीके हैं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से रखा जा सकता है। तो उन सोच को डेवलप करने के लिए मैंने उस वक्त से ही कोशिश की टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज किया जाए। और कुछ इस तरीके से भी हमने कुछ ऐसे दिन पड़े जब हमें बाहर रह के पढ़ाना पड़ा। ये एमजीएस कॉलेज का स्टेडियम है जहाँ बाहर रह के पढ़ रहे थे। ये होली की फोटो है जहाँ पे हम पहली होली मनाई। वैसे काफी एक्साइटेड थे, हम भी काफी एक्साइटेड थे, सब कुछ नया था, बस सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना, ठीक है। आती है हमारी विजन कि आखिर हमारा विजन क्या है। देखिए, अवसर को मैंने सिर्फ 25 बच्चों के लिए खड़ा नहीं किया या 35 बच्चों के लिए खड़ा नहीं किया। मेरे सिर्फ एक विजन है कि जो एक चीज से मैं हमेशा परेशान रहा हूँ वो है हमारे चंबल के टाइप से। मैं बाहर रहा और मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमें आज की टट्टों से जाना जाता है, हमें आज की अनपढ़ तरीकों से जाना जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं। तो अगर आज का युवा वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं पिछले समय एक मीटिंग में था, वहाँ पे एक कवि आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि आज का जो देश है
उस पर हम युवाओं को नहीं कर सकते प्ले कि ये आपने बनाया, ये हमारी पहले जनरेशन ने बनाया। हमारे आदरणीय सर लोग रहे हैं, हमारे सभी मेरे पिताजी भी हैं, सभी लोग हैं। आप लोगों ने आपके टाइम में जो डिसीजन लिया और उन डिसीजन से जो रिजल्ट निकला वो आज का देश। हमारा देश आज से 20 साल बाद बना है। आज जो डिसीजन हम लेंगे उसका जो इम्पैक्ट आज से 20 साल बाद निकलेगा वो हमारा देश होगा और उस पर हम अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे कि ये हमने बनाया, ये किसी और ने नहीं, हमारी कोशिश से बनाया। तो आज का युवा अगर ये करेगा तभी हम देश काम करेंगे। और हमारी पढ़ाई के बीच हमने एक चीज़ और सीखी थी, हमारे सरों ने बताया कि हर एक देश की एक एवरेज एज होती है। आज जो एक एवरेज मेरी है वो पूरे देश की है, करीब 27-28 साल। लेकिन हर देश धीरे धीरे बूढ़ा होता है, और देश बूढ़ा होने से मतलब उसकी एवरेज पॉपुलेशन का बूढ़ा होने से। और हर एक देश चाहता है कि उसकी युवा पॉपुलेशन बूढ़ी हो, उससे पहले वो देश अमीर हो। और अमीर होने के लिए हमें हर एक बच्चे का साथ चाहिए। हमें हर एक बच्चा हमारे इकोनॉमी में, हमारे शासन में चाहिए कि वो अपनी भागीदारी दे, वो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर आज उनमें से बच्चे छूट जाते तो विश्वास मानिए नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि NFHS की रिपोर्ट कह रही है कि 3.5 करोड़ बच्चे आज भी पढ़ाई के किसी भी टच में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 3.5 करोड़ बच्चे असेट बनेंगे या लाइबिलिटी बनेंगे? ये हमारे लिए संपत्ति नहीं बनने वाली, ये हमारी अर्थव्यवस्था के बोझ बनेंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये बोझ बने। इतना सारा टैलेंट जो आज तक हो रहा है, जो विदेशों में जाता है, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे देश में आए और हमारे देश की जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़े। अब उसके बाद बारी आती है कि आप हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। ये बात थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे सामने आए और मैं उन सभी के बारे में एक नज़र आपसे करना चाहता हूँ कि आप हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाया, आज के दिन तक जितनी भी कंप्लाइंसेस हम कर सकते थे वो कंप्लाइंसेस हम कर रहे हैं। और आगे आने वाले सालों में जो कंप्लाइंसेस होंगे हम उनको भी उसी तरीके से करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने मेंटेन करना चाहिए वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। एनजीओ के कामों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि ये कहा है कि 99% एनजीओ आर फेक, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं करते, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई संस्था बनाऊं, मैं इस काम को आगे लेके जाना चाहता हूँ। अभी कई सारे काम करने बाकी हैं, ट्रांसपेरेंसी पे मैं और काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और मुझे सीखने को मिलेगा, मैं इसे और ट्रांसपेरेंट कराना चाहता हूँ जिससे चीज़ें एकदम क्लियर चले और लोगों को वास्तव में दिखे कि आखिर हमारे यहाँ चल रहा है। तीसरी चीज़, हम अपने सारे काम को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और उसका मतलब यही है कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना फोन खोलिए, आप हमारा चैनल खोलिए और करंट जो चल रहा है आप उसमें देखिए। आपको कोई दिक्कत है आप कॉल लगाइए, आप मैसेज कीजिए, उसकी जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। जो हमारे पोर्टफोलियो वो इसी के लिए रखता है। अगली चीज, अगला सवाल आता है कि मैं एक बारे में बात करना चाहूँगा, मुझे अभी याद आया। एक सवाल हमारे साथ जुड़ा रहा, मुझे भी ये चीज़ कही गई, वो था कि लाइक आप फौज छोड़ के आए और आपने एनजीओ चला रहा, आपका कोई मतलब होगा, आप कुछ तो प्लान कर रहे हो अंदर ही अंदर, कुछ तो आप गलत करना चाह रहे हो, ऐसी चीज़ है, आपको कोई मतलब होगा उसके पीछे। देखिए, मैं सभी के सामने कहना चाहता हूँ कि हाँ मेरा मतलब है, और मेरा मतलब है मेरा सुकून। जो मिशन मैं लाना चाहता हूँ, जिस मिशन को चलना चाहता हूँ, मुझे सुकून देता है। मुझे रात को नींद अच्छी आती है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज दिन में मैंने कर गया कुछ अच्छा किया। तो उस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से मेरा सही समझा कि आखिर ये मेरा मतलब है। तीसरी चीज, अब मैं क्या चाहता हूँ। आज आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष मैडम यहाँ पे हैं, हमारे माननीय सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे, वो चीज़ है आपका साथ, आपका विश्वास। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहला है कि आप हमारे मिशन को देखें, आप समझें कि आगे किस मोटिवेशन के साथ, किन उम्मीदों के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम साथ में मिलकर उसे कितना अच्छा कर सकते हैं। इतनी सी उम्मीदें मेरी। मैं माननीय मैडम से सिर्फ एक चीज़ मांगना चाहूँगा इस देश के माध्यम से। मैडम, बच्चों की शिक्षा के लिए मैं काम करता हूँ और इनके बीच जाकर मुझे पता चल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं।
कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे हैं जो बनने में शुरू से इशू आ रहे हैं कई सालों से, कि फैमिलीज ने भी कोशिश की, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इश्यूज की वजह से कई बार स्कूल्स में एडमिशन में दिक्कत आती है या इनको गवर्नमेंट स्कीम से फायदा लेने में दिक्कत आती है। तो मैं बस यही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन फैमिलीज के लिए अगर वो सुविधाजनक बन जाए तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिससे कि हम आगे गवर्नमेंट की स्कीम्स और इन बच्चों के परिवारों के बीच एक पुल बन के इनको सारी सुविधाएं चला सकते हैं। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे संज्ञान में रहेंगे। बाकी अब मैं क्या बोलूँ, पिछले 2 सालों का सारा काम पिछले 15-20 मिनट में मैंने आपके सामने रखा है और मैं आशा करता हूँ कि शायद ये संतोषजनक है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैं आगे प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं उसके लिए भी तत्पर हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस मिशन को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ वो अच्छा चलता रहे, आगे और भी लोग जुड़े। और हम सिर्फ 25 बच्चों का नाटक है, हम 25 से 2500 और 25,000 करते हैं। सिर्फ अपने शहर में हम और शहरों में भी जाना चाहते हैं। हम हर एक बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं। ये मेरी कुछ उम्मीदें हैं। आशा करता हूँ कि मैं सही तरीके से समझा पाया हूँगा इन सभी चीज़ों को, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं मैडम से अनुरोध करूँगा कि मैडम वापस हाँ बेटा क्या बोल, मैं मैडम से अनुरोध करूँगा। मैडम आप बोलते हैं आगे पढ़ाई करो और आप लोग पढ़ने जाते हो तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? और वहाँ पे जब बहुत सारे खेल आप खेलते हो वो अच्छे लगते हैं? और जब आप ये सारी चीजें बनाते हो तो ये आपको अच्छा लगता है? मजा आता है? किस किस को मजा आता है? सबको मजा आता है। और फिर जब पढ़ाई होती है तब किस किस को मजा आता है? सबको मजा आता है। और जब पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता और डांट पड़ती है तब किस किस को मजा आता है? डांट में भी मजा आता है? नहीं, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं डांट में मजा नहीं। रोते? कौन रोता है? सब रोते हैं? मतलब डांट पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे बोलते हैं कि डांट पढ़नी चाहिए? हाथों पर करो। सब बच्चों को लगता है डांट पढ़नी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अब डांट पड़ेगी तो तुम ही लोगों को पड़ेगी, तो फिर क्यों पढ़नी चाहिए? फिर तो नहीं। मैं वही बोल रही हूँ।